नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक हुई और 2 दिन की बैठक में उनके बीच कुछ भी तय नहीं हो पाया। यहां तक कि कमेटियां तो 4 बना दी गई, लेकिन उस कमेटी को हेड कौन करेगा इसकी जानकारी नहीं दी गई। बड़ी बात तो यह है कि सुबह बड़े उत्साह के साथ होटल हयात मुंबई में इकट्ठा हुए लोग शाम को जब एक सम्मिलित या जिसे आप कह सकते हैं कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोल रहे थे, तो सब नेता अपनी अपनी बात कह के मंच से अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। मतलब वो कितना रिस्पॉन्सिबल हैं अलायंस को लेकर के, जिसका नाम I.N.D.I.A अर्थात इंडिया है। अब आप समझ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक बयान दे दिया कि किसी भी कोऑर्डिनेटर अर्थात संयोजक की जरूरत ही नहीं, जबकि कोई भी संयुक्त अलायंस होता है उसमें बगैर कोऑर्डिनेटर के वो अलायंस आगे बढ़ ही नहीं पाता। ये प्रयोग जब भी भारत में हुआ है, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के आप जितने भी अलायंस बने हैं उसमें कोऑर्डिनेटर की भूमिका को आप सहज समझ सकते हैं। यहाँ तक कि जब कई दलों की सरकार मिलकर के बनती है तो एक कोऑर्डिनेटर होता है। सोनिया गांधी भी कोऑर्डिनेटर के तौर पर सरकार चलाने में बड़ी भूमिका अदा करती रही, लेकिन अब स्थिति यहां तक पहुंच गई, इतना आपाधापी और इतनी बौखलाहट और इतनी आगे की चिंता अलायंस के नेताओं में घर कर गई है कि वो कुछ भी तय नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और वो ये है कि मुंबई में जो बैठक हुई वो तीसरी बैठक थी। चौथी बैठक का ऐलान कर दिया गया। वीके न्यूज आपको जानकारी दे रहा है कि चौथा जो अलायंस मीटिंग होगी वो दिल्ली में होगी, और इसकी जानकारी सुप्रिया सुले ने दी। उद्धव ठाकरे ने यह जानकारी दी कि किसी भी कोऑर्डिनेटर की जरूरत नहीं, और सुप्रिया सुले जो एनसीपी नेता हैं और शरद पवार की बेटी हैं, उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली में बैठक होगी, और दिल्ली में बैठक होगी उसका एजेंडा भी उन्होंने बता दिया कि उसमें सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया जाएगा इस बीच में, उस पर बातचीत होगी। तो ये बड़ी खबर है कि दिल्ली में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक होने जा रही है, और उस चौथी बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। ये सुप्रिया सुले ने घोषणा की है। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में सबसे वरिष्ठ नेता शरद पवार हैं। ऐसे में सुप्रिया सुले अगर कोई बयान दे रही हैं तो उसके मायने समझिए कि सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में होने वाली बैठक में कोई भी एजेंडा या रणनीति होगी, उस पर बातचीत होगी, और एक रणनीति के तहत किसी भी निर्णय पर 27 दल पहुंचेंगे। खबर यह भी है कि अब और दलों को नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि अलायंस से जुड़े 27 दल ये मान चुके हैं कि अब कुछ भी घोषणा सरकार के स्तर पर हो सकती है। और साथ ही साथ दिल्ली में जो 5 दिन का विशेष सत्र है उसको लेकर के रणनीति बनाने में जुट गए हैं अलायंस के नेता, कि संसद में अगर कोई चर्चा होगी तो उसमें सरकार को घेरने की रणनीति संसद में क्या हो, और संसद का ये 5 दिन का सत्र जैसे समाप्त हो, उसको खत्म होने के बाद चेक एंड बैलेंस करने के लिए सड़क पर किस अंदाज में अलायंस के नेता उतरे। बड़ी बात तो यह है। लेकिन ममता बनर्जी कितना नाराज हुई हैं इस पूरे मामले में आप जान सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने यह माना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बैठक के ठीक पहले अडानी के मुद्दे को सामने लाया, और सामने ला करके उन्होंने कई विदेशी पत्रों का हवाला दिया, उस हवाला का जिक्र करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि अडानी के मुद्दे पर वो कांग्रेस की जो रणनीति है उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ममता इससे बेहद नाराज हुई, और आपको पता ही होगा कि ममता जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसके पहले ही वो छोड़ करके चली गई। शरद पवार ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। ममता के राजनीति का जो तरीका है वो आप समझ सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट या परसेप्शन पर वो काम करती हैं, अगर उसके इतर बातें होती हैं तो वो उसको स्वीकार नहीं कर पाती। क्यों नाराज हुई, ये एक अलग मुद्दा है, हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि 4 वर्किंग कमेटी इन्होंने बनाई है, उसका हम जिक्र करते हैं। हम आपको बता दें कि 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो आपने
सुना होगा, उनमें जितने भी सदस्य हैं वो हमने जानकारी आपको पहले ही दे दी। एक कैंपेन कमेटी बना दी गई। अब कैंपेन कमेटी में कौन कौन लोग हैं, वीके न्यूज आपको एक एक करके उनकी जानकारी दे रहा है। गुरदीप सिंह सप्पल कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं, अक्सर आप उनको टीवी चैनल्स पर देखते हैं, वो कैंपेन कमेटी में होंगे। संजय झा जदयू के कैंपेन कमेटी में, अनिल देसाई को कैंपेन कमेटी में रखा गया है। आरजेडी नेता संजय यादव को कैंपेन कमेटी में रखा है। एनसीपी नेता पीसी चाको को कैंपेन कमेटी में रखा है। संजय सिंह जो आपके नेता हैं और प्रधानमंत्री पर बराबर हमलावर होते हैं, वो कैंपेन कमेटी में होंगे। मतलब आप देखिए कि 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद कैंपेन कमेटी का गठन कर दिया गया। कैंपेन कमेटी को भी कौन लीड करेगा इसका कोई जिक्र नहीं। अरुण कुमार सीपीआई के नेता को कैंपेन कमेटी में रखा गया है। शाहिद सिद्दीकी, हम बड़े नामों की चर्चा कर रहे हैं, शाहिद सिद्दीकी को जो आरएलडी के नेता हैं वो कैंपेन कमेटी में रखे गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आरएलडी को लेकर के जो चर्चाएं थी कि वो कभी भी एनडीए के साथ आ सकते हैं, जयंत चौधरी, अब ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी वहां पहुंचे भी थे, बयान भी दिया था और उनके नेता को कैंपेन कमेटी में रखा गया है। तो ये भी साफ हो गया कि आरएलडी भी एंटी एनडीए मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी। रवि राय जो एक बड़े नेता हैं, इनको भी कैंपेन कमेटी में रखा गया है, सीपीआई के हैं। और सबसे बड़ी बात, इस कैंपेन कमेटी में टीएमसी का कौन नेता होगा इसका कोई जिक्र नहीं है, यह स्थान खाली छोड़ दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी गठित किए गए कमेटियों को लेकर के बहुत खुश नहीं हैं। इसके तौर तरीकों या आनन फानन में जो कुछ भी तय किया गया है उसको लेकर के वो खुश नहीं है। इसके साथ साथ एक वर्किंग ग्रुप फॉर मीडिया बनाया गया है कि मीडिया से कैसे इंटरेक्ट किया जाए। उसमें जो नाम है वो आप सुन करके आश्चर्य में पड़ जाएंगे। एक एक करके वीके न्यूज उसकी जानकारी दे रहा है। जयराम रमेश जो अक्सर कांग्रेस का इस समय फिलहाल कांग्रेस की तरफ से वो मोर्चा खोलते हैं जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वो कांग्रेस से होंगे। वर्किंग ग्रुप बनी है जो मीडिया के लिए। मनोज झा ये आरजेडी नेता हैं और संसद से लेकर के सड़क तक या हर किसी एक मंच से हमलावर होते हैं एनडीए पर, विशेषकर प्रधानमंत्री पर। मनोज झा दूसरा बड़ा नाम है। अरविंद सावंत, जितेंद्र आहलाड, राघव चड्ढा भी संसद से लेकर सड़क तक घेरने का काम करते हैं, ये भी मीडिया कैंपेन ग्रुप में हैं। इसके साथ साथ बड़ा नाम जो हम आपको बताना चाहेंगे वो नरेंद्र चटर्जी हैं। मोहित भान पीडीपी के नेता हैं। और फिर हम आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि मीडिया के लिए भी एक कैंपेन कमेटी बनाई गई है, उसमें टीएमसी का नाम नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि जो कमेटी बनाई गई है, 2-3 कमेटियों का हमने जिक्र किया, इन 3 कमेटियों में टीएमसी के किसी भी नेता का नाम नहीं है। ममता बनर्जी क्यों नाराज हैं, अब आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक वर्किंग ग्रुप फॉर रिसर्च बनाया गया है कि प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल में या मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर एक रिसर्च होगा। ये एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में 11 लोग हैं। इस ग्रुप में टीएमसी के नेता का नाम तय नहीं है। अब आप समझ लीजिए, 4 कमेटियां हैं, 3 कमेटी में टीएमसी के किसी भी नेता का नाम नहीं है। ममता बनर्जी क्यों नाराज हैं और क्या अंदाज और कितने जल्दबाजी में ये सब किया गया, इसको लेकर के वो मुखर होकर के तो अभी नहीं बोल रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी बेहद नाराज हैं। और इसके साथ ही साथ जुड़ेगा भारत जीतेगी इंडिया का एक कैंपेन है, इस नारे पर सहमति बनी है। उद्धव ठाकरे ने कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जिसमें प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर हमला बोलने का उन्होंने सबको आह्वान किया है कि इस तरह से हमला बोला जाए, ये प्रस्ताव दिया है। जबकि राहुल गांधी ने 3 प्रस्ताव दिया है कि विदेशों में भारत की छवि प्रधानमंत्री ने खराब की है, ये एक बड़ा मुद्दा बना करके पूरा विपक्ष इस पर हमलावर हो। साथ ही साथ एससी और एसटी को लेकर के प्रधानमंत्री नीतियों पर खुल करके आरोप लगाए जाएं और उस पर हमला किया जाए। हालांकि राहुल गांधी के ये दोनों बातें अभी तक उस अंदाज में स्वीकार नहीं की गई हैं जैसा कांग्रेस के मंच से या कांग्रेस का कोई नेता प्रधानमंत्री या मोदी सरकार पर हमला करता है।
अब आप समझ गए होंगे कि अभी तक आपको यह जानकारी होगी कि सिर्फ 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, लेकिन हमने आपको 4 कमेटियों के बारे में बताया और 4 कमेटियों में टीएमसी के नेता 3 कमेटियों में हैं ही नहीं। ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता, जिनके नेता को हर एक कमेटी में स्थान नहीं दिया, और अगर नहीं दिया गया तो इसको किसने तय किया, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल मुखर होकर के बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे, मुखर होकर के बोल रही हैं सुप्रिया सुले, और मुखर होकर के बयान दे रहे हैं कांग्रेस के कुछ नेता। मतलब साफ है, न नीतीश बोले, न शरद पवार बोले, और सोनिया गांधी ने भी कोई बयान नहीं दिया। मायने साफ हैं। अभी तीसरी बैठक में जो मुंबई में हुई, ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ जिसके आधार पर मोदी सरकार को घेरा जा सके, क्योंकि मोदी सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन के मास्टर स्ट्रोक में विपक्ष पूरी तरीके से फंस गया है, उलझ गया है। वो इस निर्णय पर अभी नहीं पहुंच पाया है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन पर ही चर्चा होगी, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि इस सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर ही चर्चा नहीं होगी, चर्चा के कई और बिंदु होंगे, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई भी बिल और उसके संबंध में कोई भी कानून, उसके लिए संवैधानिक प्रावधान है, और उन प्रावधानों को फॉलो किए बगैर और संसद में बिल पारित हुए बगैर एक साथ राज्यों के और लोकसभा के चुनाव नहीं कराए जा सकते। मायने साफ हैं, अब आप समझ सकते हैं। और जो बड़ी खबर है वो ये है कि चौथी बैठक दिल्ली में होने जा रही है, और इस बैठक में, जिसमें न तो कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार या वो कोई सर्वानुमति का नेता तय हुआ, न संयोजक तय हुआ, न 4 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं उनका कोई नेता तय हुआ। फिर सवाल यह है कि इसको बनाने वाला, इन लिस्ट को तैयार करने वाला वो कौन सा शख्स है, या कौन सा गुट है, या कौन से नेता हैं, इसके बारे में भी किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। और इसकी चरम परिणति है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी भी कोऑर्डिनेटर के नाम को लाने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन सुप्रिया सुले ने घोषणा कर दी है कि दिल्ली में अगली बैठक होने जा रही है, और अगली बैठक में सीट शेयरिंग पर सब कुछ तय हो जाएगा। अब ये तो शरद पवार और सुप्रिया सुले या उद्धव ठाकरे जानते होंगे, लेकिन फिलहाल एक स्वर में कोई नेता ये नहीं बोल रहा है कि दिल्ली में जो बैठक होने वाली है वो किस तारीख को होगी, और जब वहां पर होगी तो उस चर्चा में क्या सीट शेयरिंग का कोई जो फॉर्मूला बना लिया गया है उस पर सहमति बन जाएगी। तो ये थी इंडिया अलायंस से जुड़ी बड़ी खबर, जिस पर हमने आपको जानकारी दी और अपना विश्लेषण दिया। आप इस जानकारी और विश्लेषण से कहां तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।